वो चिड़िया, कबूतर और कौवे एक साथ ही भोजन की व्यवस्था करने निकले हुए थे। कालू भैया, पहले बारिशें होंगी, फिर ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमें अपना घर पक्का और मजबूत बनाना पड़ेगा। रानो, मैंने तो हिमालय के पक्षियों से सुना था इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। फिर तो चिड़िया, हमें भोजन भी ढेर सारा जमा करना होगा। वो सब पक्षी दोस्त ऐसे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक परी आती है। अरे, ये तो वही जादुई परी है जिसकी कहानियाँ हम बचपन में सुना करते थे। हाँ पक्षियों, मैं वही जादुई परी हूँ। आज मैं अपनी मम्मा से छुपकर तुम सबसे मिलने आई हूँ। जादुई परी, तुम्हारा हमारे जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ स्वागत से काम नहीं चलेगा, आप सबको मुझे अपना जंगल दिखाना पड़ेगा। मैं इन सब से बहुत ही अनजान हूँ। मैं छोटी हूँ, इसीलिए मेरी मम्मा मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देती। जादुई परी, तो क्या तुम्हें हम फ्री लगते हैं? दाना खाना, बहुत कुछ काम करना है हमें। हम तुम्हें अपना जंगल नहीं दिखा पाएंगे। हाँ नन्ही परी, आप किसी और के पास चली जाओ जिसके पास समय हो। हम तो बस अभी यहाँ से निकलने वाले ही थे कि तुम आ गई। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं। फिर वो नन्ही परी उदास हो जाती है। रानो चिड़िया से उसका मासूम चेहरा देखा नहीं जा रहा था। नन्ही परी, आप उदास मत हो, मैं आपको पूरा जंगल दिखाऊंगी। रानो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अपना घर नहीं बनाना और भोजन भोजन की खोज कौन करेगा? छोड़ो इस नन्ही परी को और चलो हमारे साथ। नहीं जाना तो हम सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। गोरी बहन, आप जाएं, ये नन्ही परी हमारे जंगल की मेहमान है। मैं अपना घर भी बना लूंगी। फिर रानो चिड़िया उस नन्ही परी को लेकर अपने घर पर आती है और अपने घोंसले के साथ ही उसका बिस्तर भी लगा देती है। नन्ही परी, आप यहाँ पर सोना, मैं अभी आपके खाने के लिए दाना लेकर आती हूँ। रानो अपने सारे जमा किए हुए चावल परी को दे देती है। परी उन सब चावलों को खा जाती। लगता है नन्ही परी भूखी रह गई, परंतु मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बस इतने ही दाने थे। अब मैं नन्ही परी को ऐसे भूखा भी तो नहीं सुला सकती। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा पूरा पेट भर गया। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए थे। ये सुनकर तो रानो को बहुत ही खुशी होती है। फिर वो दोनों बातें कर कर सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो चिड़िया नन्ही परी को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। नन्ही परी, आज मैं आपको पूरब वाला जंगल दिखाऊंगी। वहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, बस वो जंगल थोड़ा दूर है। फिर वो दोनों बातें करते करते पूरब वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया उसे तालाब दिखाती जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। चिड़िया, ये तालाब तो बहुत सुंदर है और ये फूल, ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। नन्ही परी, जब हम सब पक्षी अपने कामों से फ्री होते हैं तो हम सब यहाँ पर पानी पीने आते हैं। फिर रानो चिड़िया नन्ही परी को जंगल की सबसे अच्छी चीजें दिखाती। नन्ही परी का तो मन चिड़िया के घर से जाने का कर ही नहीं रहा था, मगर एक दिन नन्ही परी की मम्मा आती हैं और अपने साथ नन्ही परी को लेकर चली जाती हैं। नन्ही परी के साथ मुझे कितना अच्छा लग रहा था, परंतु उन्हें तो जाना ही था। अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी, तभी उसे याद आता है, हे भगवान, मैंने तो अभी तक अपना घर भी नहीं बनाया। तब पक्षियों ने तो बारिश के लिए अपने घर बना भी लिए होंगे और ढेर सारा दाना भी जमा कर लिया होगा। अब मैं क्या करूं? पहले घर बनाऊं या दाना इकट्ठा करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी दाने की खोज करती। अभी तक उसने थोड़े ही दाने खोजे थे कि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश सुबह से लेकर शाम तक होती रही। रानो चिड़िया का पुराना घर बहुत ही कमजोर हो चुका था, वो भी टूट जाता है। रानो चिड़िया मदद लेने के लिए कौओं के घर पर जाती है। पहले तो परी के साथ घूमने में सारा समय निकाल
डाल दिया, चलो जाओ, अब हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देंगे। ऐसे बोलकर गोरी कौवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रानो चिड़िया तो बारिश में भीग रही थी। ये गोरी कौवी तो बहुत बुरी है, अगर मैं होती इसकी जगह पर तो इसकी मदद जरूर करती। अब मैं क्या करूं, इतनी तेज बारिश में कहां पर जाऊं? मम्मा, आप मुझे मेरी चिड़िया दोस्त के पास जाने दें, वो बारिश में भीग रही है। बेटा, आपको बारिश में ठंड लग जाएगी, चुप कर कर यहीं बैठो। मम्मा, वो छोटी चिड़िया मेरी वजह से अपना घर नहीं बना पाई, अब मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। फिर नन्ही परी अपनी मम्मा को मना लेती है और जाकर रानो चिड़िया के लिए एक मजबूत लकड़ी का घर बना देती है। चिड़िया दोस्त, अब आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, आप अपने मजबूत घर के अंदर जाएं। और ये रही चावल की बोरी। नन्ही परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आप मेरी मदद ना करती तो मैं कहां पर जाती। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने लकड़ी के घर में रहने लगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बारिश का मौसम आने ही वाला था। रानो चिड़िया का घोंसला कई जगह से टूटा फूटा था। तभी वहाँ पर मीठू तोता भी आ जाता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ पर बैठी हुई हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। मीठू भैया, भला हमें कहाँ पर जाना है, पहले बताओ तो सही। रानो बहन, क्या तुम्हें पता नहीं, चील महाराज ने हम सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। अच्छा, ये बात है, तभी मैं कहूँ कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे थे। रानो चिड़िया, तुम जल्दी से चलो, मैं तो पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। फिर वो सब चील महाराज के महल की तरफ चले जाते हैं। पक्षियों, मैंने इस बार एक प्रतियोगिता रखी है मिट्टी का घर बनाने की। जो पक्षी सबसे अच्छा और मजबूत घर बनाएगा उसे इनाम में एक फसलों का खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज जी, हम सब पक्षी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मिट्टी का बहुत मजबूत सा घर बनाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप सबके पास एक सप्ताह का टाइम है, तब तक आप सब मिट्टी से मजबूत घर बना लेना। चील महाराज की ये बात सुनकर सब पक्षी बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बस कालू, बस मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत ही थक गई हूँ। क्या गोरी, तुम्हें फसलों से भरा खेत नहीं चाहिए जो तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? हाँ कालू जी, वो फसलों का खेत मुझे ही चाहिए। अगर वो खेत हमें मिल गया तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी भोजन खोजने की कोई चिंता नहीं होगी। गोरी, तुमने ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए, परंतु अभी तक थोड़ी सी भी मिट्टी जमा नहीं की। चलो जल्दी से मिट्टी जमा करने, वरना सब मिट्टी खत्म हो जाएगी। कालू जी, हम दो हैं, वो चिड़िया कबूतर और तोता एक है। हमारा घर तो सबसे पहले ही बनेगा। गोरी, तुम ये ना भूलो, उस चिड़िया की एक बेटी है और कबूतर की पत्नी। यह कहकर वो दोनों मिट्टी लेने चले जाते हैं। इधर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रही थी। गुड़िया बेटी, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही मिट्टी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त तो मामा के घर पर गया है और अभी तक आया नहीं। यह सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा की मिट्टी इकट्ठा करने में मदद करती है। गुड़िया बेटी, आप ज्यादा मिट्टी मत लेकर आओ, आपको चोट लग जाएगी। शाम होने तक वो दोनों माँ बेटी काफी मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं और अपने घर भी ले आते हैं। इधर कालू और गोरी भी मिट्टी इकट्ठी कर कर अपने घर ले आते हैं। गोरी, तुम बहुत ही बुरी हो, सारी मिट्टी मेरे ऊपर ही रख दी और खुद पंख हिलाती हुई घर आई हो। कालू, बस इतने में ही थक गए तुम? देखो उस चिड़िया को, वो अकेली है और सब काम अकेले ही करती है, कुछ सीखो तुम उससे।
हाँ गोरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है। तुम्हें तो एमए की डिग्री मिली है ना। बस बस कालू, चलो सो जाते हैं, बाकी का काम कल सुबह करेंगे। इधर रानो चिड़िया अपना घर बनाने में लगी हुई थी। गुड़िया बेटी, हम अभी से काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर कहीं हमारा घर बन पाएगा। ऐसे ही एक सप्ताह का दिन बीत जाता है और सब पक्षी अपना अपना मिट्टी का घर बना लेते हैं। रानो, हम सब मुझे घर पर कुछ काम है। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी कबूतर की नजर कालू और गोरी पर आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, ये आपने कैसा घर बनाया? डाल देंगे और हम जाकर रहेंगे उसके घर में, तो महाराज सोचेंगे कि वो घर हमने बनाया है। हाँ गोरी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बोलते हैं गोरी कौवी उन्हें जंगल से काफी दूर लेकर जाती है और एक टूटे फूटे घर के पास जाकर रुक जाती है। रानो बहन, हम अपने बेटे को एक बार इस घर में देख लेते हैं, ना जाने रास्ता भटकते भटकते वो इस घर के अंदर ना चला गया हो। ठीक है गोरी बहन, हम अंदर जाकर आपके बेटे को देखते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही घर के अंदर जाती है, गोरी कौवी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब तुम दोनों माँ बेटी इस घर में ही मरो। अब वो मिट्टी का घर भी हमारा और फसल का खेत भी हमारा। गोरी बहन, आपने हमें इस घर के अंदर क्यों बंद किया है? प्लीज दरवाजा खोलो। रानो, अब तो ये दरवाजा इनाम मिलने के बाद ही खुलेगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। फिर अगले दिन चील महाराज सब पक्षियों का घर देखने आते हैं। चील महाराज, मैंने बहुत मजबूत मिट्टी का घर बनाया है। हाँ मीठू, परंतु उतना मजबूत नहीं है कि मैं तुम्हें इनाम दे सकूं। फिर चील महाराज कबूतर का घर देखने जाते हैं, परंतु उन्हें कबूतर का घर पसंद नहीं आता। फिर वो कालू और गोरी के घर पर आते हैं। देखे देखे चील महाराज, हमने कितना सुंदर और मजबूत मिट्टी का घर बनाया है। ऐसा घर आपको कहीं पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। हाँ गोरी, तुम दोनों ने तो बहुत ही मजबूत घर बनाया है। देखने में तो तुम दोनों बहुत कामचोर लगते थे। तो महाराज, अब जल्दी से हमें इनाम के तौर
तौर पर फसल का खेत दे दीजिए। गोरी, इनाम देने का तो बहाना था, मैंने सब पक्षियों से झूठ बोला था। या परंतु आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? दरअसल बात ये है कि तिनके के घर बहुत ही कमजोर होते थे और बारिश में वो टूट जाते थे। कई पक्षी तो बारिश के कारण मर जाते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार प्रतियोगिता का नाम लेकर आप सबसे मजबूत घर बनाए जाएं। यह कहकर चील महाराज वहाँ से चले जाते हैं। चील महाराज की बात पर गोरी कौवी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर गोरी और कालू रानो को उस घर से आजाद कर देते हैं और उससे अपनी गलती की माफी भी मांग लेते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने मिट्टी के घर में रहने लगती है। चील महाराज अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे, तभी मीठू तोता और कबूतर अपनी फरियाद लेकर वहाँ पर जाते हैं। बताओ, तुम दोनों की क्या समस्या है? दरअसल महाराज, हम दोनों का घर पास में ही है और हमारे घर के सामने एक आम का पेड़ है। मैंने कई साल तक उस आम के पेड़ को पानी दिया है और बड़ी मेहनतों से उसे बड़ा किया है। एक दिन जब मैं आम के पेड़ को पानी देने गया तो मैंने देखा ये कबूतर मेरे आम के पेड़ से आम चुराकर अपनी टोकरी में भर रहा था। तब मैंने इससे कहा, अरे अरे रुको, तुम ये आम क्यों चुरा रहे हो? मैंने बड़ी मेहनत कर कर इस पेड़ को बड़ा किया है और तुम मुफ्त में ही आम चुरा रहे हो। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अरे ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? ये आम का पेड़ मेरा है तो मैं ही तोड़ूंगा ना आम। और ये क्या, तुम यहाँ पर पानी लेकर क्यों आए हो? महाराज, ये मेरे आम के पेड़ को अपना आम का पेड़ बताता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। कबूतर, क्या ऐसा किया तुमने? नहीं नहीं महाराज, ये मीठू तोता सरासर झूठ बोल रहा है। वो आम का पेड़ मेरा है। मैंने कई सालों तक उस आम के पेड़ को पानी पिलाया है और उसे बड़ा किया है। जब उस पर आम लग गए तो मैं थोड़े से आम तोड़कर घर ले जाने लगा। तभी ये मीठू तोता वहाँ पर पानी पिलाने का ढोंग करता है और आकर मुझ पर आम चुराने का इल्जाम लगाता है और साथ ही जबरदस्ती मुझसे झगड़ा भी करता है। अब दोनों की बातें सुनकर चील महाराज और सब दरबारी सोच में पड़ जाते हैं, मगर किसी के भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत या फिर गवाह है जो इस बात को साबित कर सके? नहीं नहीं महाराज, मेरे पास तो कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। हाँ सरकार, और मेरे पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं है। तुम दोनों का मामला बहुत ही पेचीदा है। मैं इस बारे में अपने दरबारियों से बात करता हूँ। इतना कहकर महाराज अपने मंत्रियों से चर्चा करने लगते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, अरे अरे महाराज, हमें ये कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? इनके पास तो कोई सबूत भी नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर हमें अपराधी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। बस बस बातें मत बनाओ, कोई सुझाव बताओ जिससे इस समस्या का हल निकल सके। ये सुनकर सब पक्षी सोचने लगे, मगर किसी के भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी रानो चिड़िया ने कहा, महाराज आप मुझे 2 दिनों का समय दें, मैं आपको 2 दिनों में अवश्य बता दूंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रानो, तुम 2 दिनों का समय ले लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले को जरूर सुलझा लोगी। अच्छा तो मीठू तोता और कबूतर, अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। मैं तुम दोनों को 2 दिनों के बाद अपना फैसला सुनाऊंगा। ऐसा सुनकर वो दोनों दरबार से चले जाते हैं। रानो अपने घर में अपने 2 सिपाहियों के साथ बैठी हुई थी। अच्छा तो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों में से एक मीठू तोते के घर पर जाना और
वाले कबूतर के घर पर जाना और उनसे कहना उनके आम के पेड़ से आम चोरी हुआ है और पेड़ को भारी नुकसान भी हुआ है। ये कहकर तुम दोनों उनके घर के बाहर छिपकर उनकी सारी बातें सुनना और आकर मुझे बताना। फिर दोनों पक्षी योजना बनाकर मीठू तोते के घर और कबूतर के घर पर चले जाते हैं। इधर सिपाही पक्षी जब मीठू तोते के घर पर जाती है तो मीठू तोता घर पर नहीं था, उसकी पत्नी अकेली थी। रानो ने जो कुछ बातें सिपाही पक्षी को बताई थी वो सब बातें वो उसकी पत्नी को बता देती है। दूसरी सिपाही भी कबूतर के घर पर जाती है मगर कबूतर वहाँ पर नहीं था, उसकी पत्नी अकेली थी। कबूतर किसी काम से बाहर गया हुआ था। रानो ने जो बातें सिपाही पक्षी को बताई थी वो जोगी तो उसकी पत्नी को बता देती है। थोड़ी देर बाद मीठू तोता अपने घर वापस आता है। अजी सुनते हो, हमारे आम के पेड़ पर से किसी ने आम चोरी कर लिए हैं और आम के पेड़ को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। हरियाली तुम चिंता ना करो, वो आम का पेड़ हमारा था ही नहीं, मैंने तो बस तुक्का लगाया था, चोर आम ले गया। अब कबूतर को कुछ नहीं मिलेगा, अब आएगा असली मजा। दूसरी तरफ कबूतर भी घर पर वापस आ जाता है। कबूतर को देखकर लूसी जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? मगर तुम चिंता ना करो, मैं उस चोर को पकड़कर उसे अच्छा सबक दूंगा। फिर कबूतर जल्दी से आम के पेड़ की तरफ उड़ता है। दोनों सिपाही छिपकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों रानो के पास जाकर उसे सारी बातें बता देते हैं। ऐसे ही अगली सुबह भी हो जाती है। सब पक्षी दरबार में पहुंच चुके थे। आज रानो को अपना फैसला सुनाना था। तो बोलो रानो, क्या तुम पता लगा पाई कि आम का पेड़ किसका है? महाराज, इस झगड़े का मूल कारण ही आम का पेड़ है। अगर हम आम के पेड़ को ही काट दें तो पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो तुम दोनों? हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मगर ये सुनकर कबूतर जोर जोर से रोने लगता है। नहीं नहीं महाराज, आप वो पेड़ मीठू तोते को ही दे दो, कम से कम वो पेड़ सुरक्षित तो रहेगा, मैं यही देखकर खुश रहूंगा, मगर उस पेड़ को मत काटना। तो महाराज, देखा, हो गया न्याय। मीठू तोता सरासर झूठ बोल रहा है। आम के पेड़ का असली मालिक कबूतर है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। और रानो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मीठू, तुम्हें सबूत चाहिए ना? तो ठीक है महाराज, कल मैंने अपने दोनों सिपाहियों को मीठू तोते के पास और कबूतर के पास ये कहकर भेजा था कि जाकर उनसे ये कहना कि उनके आम के पेड़ पर से किसी ने आम चोरी किया है और आम के पेड़ को भारी नुकसान भी हुआ है। जब हरियाली ने ये बात मीठू को बताई तो मीठू ने ये कहा था, ये आम तो मुफ्त के हैं और उसने तो केवल तुक्का लगाया था। बोलो मीठू, ये बात सच है या नहीं? महाराज, वो मैं मीठू तोते, अभी भी सच कह दो, तुम्हारे पास मौका है और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मेरे सिपाहियों ने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी और महाराज, जब कबूतर को ये पता चला था कि उसके आम के पेड़ पर से किसी ने आम चोरी किए हैं तो वो तुरंत चोर को पकड़ने निकल पड़ा। और अभी जब आम के पेड़ को काटने की बात आई तो मीठू तोते को कोई भी दुख नहीं हुआ, जबकि कबूतर कितना दुखी हो गया था। तो महाराज, हो गया न्याय कि आम का पेड़ कबूतर का है। रानो की बात से महाराज और सब पक्षी सहमत थे। महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने थोड़े से आमों के लालच में आकर ये सब किया, परंतु महाराज, मैं एक बुरा पक्षी नहीं हूँ। मैं आज के
बाद ऐसा नहीं करूँगा। कृपया मुझे माफ कर दे महाराज। नहीं नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें 5 सालों की कारावास की सजा मिलेगी। और रानो, मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अपनी चतुराई से इस मामले को सुलझाया। मैं तुम्हें इनाम में एक जादुई संतरे का घर देता हूँ जिसमें तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। फिर रानो जादुई संतरे के घर में रहने लगती है।